ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हम थॉट प्रोसेस की बात कर रहे थे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। वो थोड़ी सी और आगे की बात हो गई, उससे थोड़ा पीछे मैं ले जाना चाहूँगा आपको। मिडिवल हिस्ट्री हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि उससे पहले का एक थोड़ा सा लेक्चर हो कि उससे पहले और क्या किया जा सकता है। ख़ास करके उन लोगों के लिए जो तैयारी में पिछड़ रहे हैं या पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। दो तरह का, एक तो तैयारी में वाकई में पिछड़ता है आदमी, एक पिछड़ा हुआ महसूस करता है। पिछड़ता तो नहीं रहा लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि वो पिछड़ रहा है। तो एक्सपर्ट को पता चलता है कि वो पिछड़ रहा है या ठीक है उसकी तैयारी। तो यहाँ मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो लोग नए विद्यार्थी होते हैं, कई विद्यार्थी पूछते हैं, परीक्षार्थी पूछते हैं कि क्या हमको सेकंड ऑप्शन लेके चलना चाहिए। तो ये परीक्षा दोनों तरह के लोगों के लिए है, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन रख रखा है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं रखा है उनके लिए भी। दरअसल यदि मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरा 1999 का 1999 का जो ईयर था, साल था, वो एक ऐसा साल था जिसमें मेरी लगभग 6 एग्ज़ाम निकली थी। 6 जगह मुझे सफलताएं मिली थी, 6 अलग अलग जगहों पर सफलताएं मिली थी। उस साल मैं अपनी उम्र के 24वें साल में था, लगभग 25वें साल में था, 24वें 25वें साल में। मेरे शरीर का जो लिखने की क्षमता थी, हाथ की जो मसल्स की लिखने की जो पावर थी, वो उस साल सबसे बेस्ट थी। हालांकि उसके बाद थोड़ी और निखरी, लेकिन उस साल एकदम फ्लो जो था वो नेचुरल था। आगे के सालों में मुझे मेहनत करके लिखना पड़ा, लेकिन वो जो साल थे 24-25 साल जो थे, उन सालों में मैं बहुत आसानी से लिख पा रहा था और थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन मेहनत में कमी थी, पढ़ाई कम हुई थी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकले थे और 23 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था। बट एक फ़ायदा था कि कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो गए थे। पहले 2 साल पीएमटी का और मेडिकल का और उसका कोचिंग 3-4 साल चला वो। तो कॉलेज में पढ़ने के दौरान अपना खर्चा हम लोग लगभग उसी से निकालते थे। मेडिकल का पढ़ाते थे, उसमें ज़ूलॉजी बॉटनी पढ़ाते थे। तो यहाँ मैं ये अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शन थे, मैं बहुत सारी जॉब में जा सकता था, तब भी मुझे सिविल सर्विसेज मिला। प्रॉपर आईएएस नहीं मिला, लेकिन लिस्ट में नाम आया, नौकरियां मिलती रहीं। हम छोड़ते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन नौकरियां मिलती रहीं। स्टेट सर्विस में भी मिलती रहीं, उधर भी मिलती रहीं, दूसरी और अदर सर्विसेज भी मिलती रहीं। कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, और भी जगह पर मिल गई। लेकिन जिन लोगों ने केवल सिविल सर्विसेज को फोकस किया, उनको भी सिविल सर्विसेज की जॉब मिली, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो मैं आज थोड़ा सा इस बारे में बात इसलिए करना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो आते हैं, तो एक तो ये सवाल होता है उनका कि अगर हमारा इसमें नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, सिविल सर्विसेज में होने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब ग्रेजुएशन होता है ऑफिशियली तो, लेकिन एक ग्रेजुएट आदमी को जितना नॉलेज होना चाहिए, जैसा मैंने कल बताया कि अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए,
उतना नॉलेज आपको होना चाहिए। जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएट के बराबर नॉलेज होना चाहिए, ये शर्त है, तो जब हम ग्रेजुएट के बराबर नॉलेज की बात करते हैं तो वो कोई ऐसे हम पैरामीटर में या उसको मेजरमेंट में नहीं ला सकते कि 1 किलो नॉलेज होता है या 10 मीटर नॉलेज होता है या 5 लीटर होता है। ये कंपटीशन है। उसके बाद हम एक और वर्ड को यूज़ करते हैं, कंपटीशन। एक नॉलेज लेवल हो गया, दूसरा होता है कंपटीशन। और कंपटीशन में अब अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, एफिशिएंसी होती है। एक पढ़ने की एफिशिएंसी, पढ़ने के बाद एब्जॉर्ब करने की, एसिमुलेट करने की एफिशिएंसी, कि पढ़ा है तो वो कितना याद रहा, कितना अंदर गया। दूसरा एक काबिलियत ये होती है कि जो याद किया है उससे हम प्रीलिम्स का सवाल निकालने के लिए उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं कि नहीं। याद तो कर लिया हमने, एब्जॉर्ब भी कर लिया, एसिमुलेट भी कर लिया। कई बार हम लोग चाय बनाते समय अदरक घर में होती है लेकिन हम भूल जाते हैं, चाय पीते तब लगता है कि अदरक डालना थी, अदरक पड़ी भी थी। ऐसे ही किसी को सब्जी बनाते समय कोई मसाला याद आ जाए बाद में कि अब सब कुछ बना दिया, वो मसाला तो डाला नहीं, उससे और टेस्टी होती। तो ये हम कर पाते हैं कि नहीं, हम याद कर लेते हैं, यानी हमने किचन में भी रख लिया, उसके बाद हम उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम बार बार भूल रहे हैं, बार बार चाय के समय भी भूल गए थे, सब्जी के समय भी भूल गए, रोटी में भी हम कुछ चीज़ें भूल गए, नमक डालना या और चीज़ कई लोग नहीं डालते। तो अगर आप ये बार बार भूल जाते हैं तो ये एक एफिशिएंसी की कमी है। तो फिर आपको सेकंड चॉइस रखना पड़ेगी, क्योंकि आप उस एफिशिएंसी को डेवलप नहीं कर पा रहे। आप पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, कई लोग पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में मन नहीं लगता कई का, तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया। पहली स्टेज में ही वो सिविल सर्विसेज के लायक नहीं है, अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं है। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, एब्जॉर्ब कर लेना, एसिमुलेट कर लेना और अच्छी बात है। प्रोसेस कर पाते हैं कि नहीं। प्रोसेस कर लिया तो उसका उद्देश्य सॉल्व होना चाहिए। प्रोसेसिंग के बाद में क्या होना चाहिए, 4 में से एक ऑप्शन निकालना आना चाहिए, खास करके एमसीक्यू वगैरह में। जितना आपको यूपीएससी उलझाना चाहता है, आपको उसकी चालबाजी उससे आगे जा कर के समझना चाहिए। जैसे कई बार आप फिल्मों में देखते होंगे कि गलियां होती है और उसमें से चोर भाग रहा होता है और हीरो जो है जिस जगह पर वो आकर के टकराता है, हीरो वहाँ ऐसे कमर पे हाथ दे के खड़ा रहता है। वो एक स्मार्ट तरीका होता है। चोर कई बार उसी से आके टकराता है, जिसको उसको पकड़ना है वो उसी आतंकवादी होता है या जो भी होता है, बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और फिर वो उसको पकड़ के पीटता है। तो आपको यूपीएससी के साथ उस स्ट्रेटजी में आना पड़ेगा कि वो आपको जब घुमा रहा हो तब आप अपने प्रोसेसिंग के थ्रू उस लेवल पे हैं कि नहीं, सामने खड़े हो पाते हैं कि नहीं, उससे आंख मिला पाते हैं कि नहीं। अगर आप उस लेवल पे आ गए तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी 2 चैलेंज और है। आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, प्रीलिम्स निकाल भी लिया। अब मेंस में वो ऑल प्रोसेसिंग जितनी भी है, अगेन प्रोसेसिंग होगा, फाइन प्रोसेसिंग होगा, एड ऑन होंगी चीजें, वैल्यू एडिशन आएगा। वैल्यू एडिशन आएगा करंट अफेयर्स के फॉर्म में और भी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, केस स्टडीज के फॉर्म में, और खास करके एथिक्स वगैरह के पेपर होंगे। तो हमारी जितनी भी हमने बचपन से लेके अभी तक जितनी चीज़ें सुनी हैं उसको भी देखना जरा। वो वाला उधर का, वो वाला खिड़की इधर से आ रही शायद। तो वो सारी जितनी प्रोसेसिंग है वो उनको भी प्रोसेस करना पड़ेगा जितना नॉलेज है। और अगर उनको करना आ गया तो अब 3 तरह की चीज़ें और है, क्योंकि मेंस में ये प्रोसेसिंग तो आप कर लोगे क्योंकि ये पढ़ाई के बेस पे है, करंट अफेयर्स के बेस पे है, या आपने न्यूज़ सुनी है, एनालिसिस सुना है, उसके बेस पे है। अगला चैलेंज लिखने के ऊपर है, राइटिंग मैनेजमेंट। राइटिंग मैनेजमेंट में 3 चीज़ें हैं। एक तो हैंड राइटिंग, आप स्पष्ट साफ सुथरा लिख पाते हैं कि नहीं, हैंड राइटिंग एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है आपकी स्पीड। कई लोग स्लो लिखते हैं तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आती है,
लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। तो स्पीड, दूसरा है स्पीड, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, और फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे तो पूरे 50 ओवर खेलने जैसा है। अब डेफिनेटली ज़्यादा रन बनाने की संभावना बनती है। ये नहीं कह सकते कि 50 ओवर खेलते हैं तो ज़्यादा बनते हैं और 40 खेलते हैं तो नहीं बनते। कुछ लोग 40 में भी ज़्यादा बना जाते हैं, लेकिन एक प्रिजम्पशन है कि कोशिश ये करना चाहिए कि पूरे रिसोर्सेज हम यूज़ करें, यानी 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो पहला हो गया हैंडराइटिंग, दूसरा हो गया स्पीड, और तीसरा होता है कंटेंट। जो आपने कंटेंट लिखा है, कंटेंट का ही एक पार्ट है ग्रामर। ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, हिंदी में मात्राओं की गलती तो नहीं है, शब्द चयन। कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कंटेंट में एक तो कंटेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से कंटेंट है कि नहीं, एक चीज़। फिर एप्रोप्रिएटाइजेशन, आप ठीक से एप्रोप्रिएट उसका आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं। एप्रोप्रिएटाइजेशन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ कंटेंट, ग्रामर ऑफ कंटेंट, यानी प्योर होना चाहिए राइटिंग, और वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब ये अपने आप में एक चैलेंज है। थॉट प्रोसेस भी हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब आपका ये तीन चीज़ें, यानी कि हैंडराइटिंग, क्वालिटी और स्पीड और कंटेंट। कंटेंट के ये सारे पॉइंट्स, ये सब आप चाहे तो लेक्चर यूट्यूब से सुन करके आप लिख लेना। इस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन व्यक्ति 100% लायक है और उसको वाकई में, अब जब वो लिखता है तो उसको कैसे लगेगा कि वो लिखता है। एक तो ये कि आपके घर पे जो कोई आता है और आपकी नोटबुक देखता है, लॉन्ग कॉपी जो भी आप यूज़ करते हैं, आम दिनों में भी आप स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय इस प्रकार की कॉपी घर पे रखते थे। तो कोई भी गेस्ट आते थे या पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति, अंकल, भैया, कोई भी मामा, कोई भी आते हों, आंटी आती हों जो अच्छा पढ़ाती हों किसी स्कूल में, और अगर उस कॉपी को देख के अगर वो इम्प्रेस होते हों और वो किसी दिन उठा करके उन्होंने किसी दूसरे को दिखाया हो कि देखो तुम ये करते नहीं हो, देखो इसने कितना बढ़िया ये किया है, अगर ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर आप कभी जब एग्ज़ाम लिखते हो, 12th का एग्ज़ाम लिखते हो, चाहे 9th का लिखते हो, और आपका जो टीचर है जो इन्विजिलेशन कर रहा है वो आपको लिखते समय देख करके वहाँ ठिठक गया हो, रुक गया हो, और आपकी कॉपी में खड़े होकर के झांकता हो और देखता हो कि अरे ये तो बहुत ही शानदार लिखते हैं, और फिर आप उसकी तरफ देखो तो मुस्कुरा देता हो कि कमाल है, मतलब कितना शानदार लिख रहे हो तुम। एप्रिशिएशन आना चाहिए। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग भी सिक्योर महसूस करें, उनको दूसरा ऑप्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आपने कोई ऐसे कंपटीशन लड़ा है कॉलेज में और उसमें फर्स्ट आए थे क्या कभी, या जो फर्स्ट आया था उसकी कॉपी कैसी थी और आप सेकंड आए थे तो आप में और उसमें कितना डिफरेंस था, ऐसा आपने कभी चेक करने की कोशिश की। या उसकी जो भी ऐसे कंपटीशन कॉलेज में हुआ और आपका सेकंड नंबर लगा हो और फर्स्ट वाले की आपने नोटबुक या कभी देखने की कोशिश की कि वो फर्स्ट क्यों आता है, मैं सेकंड क्यों आता हूँ। ये भी एक तरीका हो सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये इतनी डेप्थ चीज़, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप कैसे भांप सकेंगे फ्यूचर कैसा होगा मेरा। और ये वाकई में रिस्की फील्ड तो है। ऐसे ही लोगों को फिर कोचिंग में इन्वेस्ट भी करना चाहिए, कोचिंग में टाइम भी लगाना चाहिए। कई लोग जो है वो कोचिंग में बिना जाने पहचाने जो है अपने आप को झोंक देते हैं और फिर लगता है कि कोचिंग वाला जादूगर है और वो सब कुछ कर देगा। वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। वो आपकी इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाता है, जो आपकी आदतें हैं, जो आपके प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके स्किल्स हैं, बेसिक नॉलेज है। दरअसल नॉलेज परकोलेट होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स में। नॉलेज जो होता है वो परकोलेशन होता है, उसका नीचे की तरफ जाता है। तो जो आप नॉलेज गेन करते हैं रीडिंग से,
तो जब आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस आउट करते हैं, तो मेमोराइज करते हैं, जब आप उसको रिकॉल करते हैं, और तो वो केवल 10% परकोलेट कर पाता है, ओनली 10%। रटा हुआ ज़्यादा करेगा, रिवीजन फिर 20% भी कर देगा, 30% भी कर देगा, 90% तक कर देगा, 100% तो रिवीजन भी नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल ही सुबह आप एक ही क्वेश्चन को रट के गए हो और वही बैठ गया हो और वही लिख रहे हो, वो बात अलग है, हो सकता है वो 99% कर जाए, अदरवाइज 90% तक करेगा, वो रिवीजन पे डिपेंड करेगा। तो वो जो परकोलेशन है जो नीचे की तरफ आता है नॉलेज, मेंस में जाकर के वो हो सकता है 9% ही करे, 10% भी ना करे, और इंटरव्यू में तो 5% ही याद आएगा, क्योंकि उस समय इंटरव्यू का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सामने ही बैठा होता है एकदम खाने को एक तरह से, और वो पूछता है, पूछने वाले का बिहेवियर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप जो वैल्यू एडिशन करना चाहते थे वो कर पाए कि नहीं। सामने वाला अगर एग्रेसिव है और वो आपको परेशान करना चाहता है, जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन कई बार होता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है तो वो एग्रेसिव हो जाता है, तब आपको जो आता है वो भी भूल जाओगे आप। और कंफर्टेबल है तो कुछ चीज़ें और नई ऐड भी कर सकते हो वहाँ पर, आपको खुद को आश्चर्य होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था आंसर देते समय मैं, ये क्या ऐड कर गया, और वो काम भी कर गई, वो चीज़ काम भी कर गई। कई बार खिलाड़ियों से भी हो जाता है, ऐसी शॉट लग जाते वो खुद ही दंग रह जाते हैं, उन्होंने नहीं सोचा था कुछ दूसरा लगाने का और हो गया कुछ बहुत ही अच्छा, उससे भी अच्छा हो गया। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी होंगी। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा था इतनी सारी, कि जब हम तय करेंगे कि हम ज़िंदगी को सिविल सर्विसेज की तरफ ले जाना चाहते हैं और अपने कुछ साल इसको देना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स का कोई भी आप टेस्ट लेना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना जो आपने देखा नहीं हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यदि आप उठा करके देखते हैं और उसका टेस्ट लगाते हैं, और अगर आप 60 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ठीक कर देते हैं 100 में से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी यदि आपने 60 क्वेश्चन लगा दिए, तो यकीन मानिए आप एक साल में सेलेक्ट हो जाएंगे। पर ये चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने बताया कि कंटेंट, क्वालिटी, क्वांटिटी, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, हैंड राइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब समझ में आने वाली, खास करके बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आती तो वो निगेटिव भी जा सकता है, अच्छी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप स्पीड पे काम करो। तो प्रैक्टिस इसी बात की करनी है और वो एक साल में हो भी जाती है। अगर आप मेरा ये फार्मूला आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। देखिए दुनिया में ये फार्मूला आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे कोई बाजार में किट आता है ना, RT-PCR का किट था, सभी तरह के किट आते हैं, टेस्ट किट आते हैं, आप उसमें ब्लड डालो, यूरिन डालो, ऐसे डालो तो उसमें रिजल्ट आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं आपको वैसे किट की तरह बता रहा हूँ, ये आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, किसी एक्सपर्ट से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, प्रीलिम्स वाला, अभी मेंस पे भी नहीं जाते हम लोग, पहली शर्त तो यही हो जाएगी। तो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन पेपर उठाइए, यदि आप पुराने पेपर में से 60 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं 100 में से, 100 में से आपने 60 सही कर लिए पिछले साल वाले में, पर आपने वो देखे नहीं थे उसके आंसर, ऐसा पेपर उठाइए। और 14 से पहले वाला नहीं उठाना है, अभी बाद का कोशिश करिए 2021, 22, 23, 24 वाले में से हो जो आपने देखा नहीं हो। और यदि आप 60 सही कर गए तो फिर आपको 1 साल की कोचिंग की ज़रूरत है, और 1 साल आपको गाइडेंस में रहना है, और 1 साल अपने आप को झोंक देना है, रोज़ 10-12 घंटे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। और दूसरे ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप प्रिपेयर हो, लगभग आप प्रिपेयर हो। लेकिन यदि टेस्ट लगाने के बाद में आपका 30 ठीक हो रहा है, 25 ठीक हो रहा है, 35 हो रहा है, तो अब 4-5 साल भी लग सकते हैं। 40 हो रहा है तो 3 साल, 50 हो रहा है तो 2 साल मान के चलो, 1 साल से नहीं होगा, क्योंकि 1 साल में तो आप 60 तक पहुंचोगे। 1 साल लग जाए, 1 महीने में 1 क्वेश्चन बढ़ेगा। तो मैं भी जैसे 4 घंटे डेली कोचिंग पढ़ाता हूँ, हमारी जो प्राइवेट क्लास है उसमें, उन 4 घंटों को लगातार कोई 1 महीने तक सुनेगा, और फिर उसमें जो बताया हुआ होमवर्क करेगा, या फिर हम जो यहाँ शनिवार रविवार को चला रहे हैं क्लास, इसमें जो बताया हुआ होमवर्क करेगा 1 महीने तक, तो 1 क्वेश्चन बढ़ेगा टेस्ट में, ओनली 1 क्वेश्चन। तो साल भर में 12 से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, एवरेज मानो 10,
10 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। 30 है तो 40 होंगे, 40 है तो 50 होंगे, और 50 है तो 60 हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी तक ये पिछले 29-30 सालों के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। ये बाकी जादू चमत्कार नहीं होता, ध्यान रखिए। सिविल सर्विसेज में कभी चमत्कार नहीं होता। आपको आदमी हमेशा बनता हुआ दिखेगा, ग्रेजुअली आदमी बनता हुआ दिखता है। वही बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली बात है, परकोलेट होता है, और रिवीजन बहुत मायने रखता है। उससे परकोलेशन फास्ट होता है, फास्ट भी होता है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा भी होता है, और तेज भी होता है। तो नॉलेज गेन करना, फिर प्रोसेस करना, परकोलेट कराना, फिर राइटिंग, ये सब। तो प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो 60 क्वेश्चन। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया है, निर्माण होगा, मेकिंग स्टेज में होता है। और यदि आप ये वाला टेस्ट नहीं लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें कोई अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा टीचर मिल गया और हमें उस पर विश्वास है और वो हमको कुछ कराए, तो वो फिर टेस्ट लेता हो, क्योंकि बिना टेस्ट के तो बात बनेगी नहीं। वो भी टेस्ट लेता हो, क्योंकि वो भी टेस्ट लेके ही चेक करेगा, किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता। वो भी टेस्ट लेके ही चेक करेगा। डॉक्टर भी, उसको बहुत अनुभव है, 50 साल हो गए उसको मरीज देखते देखते, फिर भी वो ब्लड का टेस्ट करवाता है। उस सिम्टम्स को देख करके बोले सिम्टम्स तो ठीक है, मुझे समझ में आ रही कि बीमारी क्या हो सकती है, मैं मेडिसिन भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा। हाँ, पेन किलर लिख देगा, बुखार उतारने की गोली तत्काल लिख देगा, लेकिन कल जब रिजल्ट आ जाएगा टेस्ट का तो फिर हम दवाइयाँ बदलेंगे। पहले रिपोर्ट आ जाने दो। रिपोर्ट जब आ जाती है, टेस्ट रिपोर्ट, तो फिर वो उसको चेक करता है और फिर प्रॉपर मेडिकेशन होता है। वो जो होता है वो लगभग फाइनल होता है। वो फिर 15 दिन, महीने भर का, 3 महीने का कोर्स होता है कि अब तय हो गया है कि अब क्या होना है। अगर आप सेल्फ टेस्ट लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा पाते हैं तो फिर एक्सपर्ट से टेस्ट लगवाइए, आपका कोचिंग वाला भी टेस्ट लगा, पर आप उस पर बिलीव करें तो। और फिर बनेगी बात नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स की। फिर सिलेबस को खंगाला जाएगा। यूपीएससी 50% सिलेबस फॉलो करता है। यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो उसको 50% फॉलो करता है। पूरे सिलेबस में एग्रीकल्चर का ही नहीं है, देखा जाए तो एग्रीकल्चर का अलग से सिलेबस नहीं है, लेकिन कई बार 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से होते हैं, 15 क्वेश्चन। 3 तो ऑलवेज रहेंगे, हमेशा आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी 15 तक चले जाते हैं, जबकि वो बहुत अच्छे से शो नहीं कर रहा है कहीं पे भी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एक पार्ट है, एक तरह से इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, एक्सप्लिसिटली उसने मेंशन नहीं किया, बट वो कर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के अंदर है, प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं लिखा हुआ है, जनरल साइंस लिखा हुआ है, लेकिन वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन पूछ लेता है। 3 तो हमेशा होते हैं, 3 तो होते ही होते हैं, 5 होते हैं बल्कि, लेकिन कभी कभी 10 to 15 हो जाते हैं, 10 से 15 भी पूछ लेता है। तो इसका मतलब यूपीएससी सिलेबस तो फॉलो कर नहीं रहा, तो 50% सिलेबस फॉलो कर रहा है। यूपीएससी क्या कर रहा है? 50% सिलेबस फॉलो कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो ब्लॉक होता है यूपीएससी का, नॉलेज ब्लॉक, वो नॉलेज बेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होता। तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं नॉलेज और इंफॉर्मेशन में। नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं जनरली वो नॉलेज होता है, खास करके हम न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, करंट अफेयर्स के हिसाब से जो चीज़ें निकालते हैं वो जनरली इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो हमारा जो पेपर बनता है वो बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे बड़ा नॉलेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक बनता है वो होता है पॉलिटी का। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन फिक्स होते हैं और 10 क्वेश्चन स्टैटिक वाले होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं और पॉलिटी बेस्ड होते हैं, गवर्नमेंट के काम से, वर्किंग से जुड़े हुए होते हैं। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको जनरली हम लोग वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का पार्ट होता है। तो 5 क्वेश्चन हम वहाँ से मान लें, 10 क्वेश्चन हम लोग स्टैटिक पोर्शन यानी कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से मान लें। तो अगर हम
50% वाली तैयारी बहुत अच्छे से कर, क्योंकि 50% की ही बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी, बाकी 50% की तैयारी प्रिजम्पटिव होगी, एजम्पशन के हिसाब से होगी, और वो उसमें एग्ज़ाम में क्लिक होने का चांस बहुत कम है। बहुत कम मतलब 20% 30% है, यहाँ 90% है। जिस 50% पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो 90% है, बाकी 20 to 40% है, वो अलग अलग वेरी करेगा। तो हम जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा ब्लॉक है नॉलेज का वो है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, स्पेशली इंडियन पॉलिटी। कंपैरेटिव में हम जाएंगे तो फिर वो मेंस में आएगा। एमपीपीएससी में तो उसने मेंस में अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, सिलेबस में ही दे रखा है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन हमारे लिए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही है। तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, और उसी के अकॉर्डिंग उसको बेस बनाते हुए 5 क्वेश्चन और हैं, तो 15 मान के चलिए। 15 वहाँ से ठीक होंगे पॉलिटी वाले सेक्शन से, और 15 आते हैं। और वो ऐसा हिस्सा है जो मेरा खुद का अनुभव है, हमारे टाइम पे 20 आते थे और 20 के 20 ही हमारे ठीक होते थे पॉलिटी के। वो ऐसा हिस्सा है जिसमें आप 100% करेक्ट कर सकते हो, 0 एरर वाले हैं, वहाँ आप एरर लेस रह सकते हो, एरर नहीं होगी, हो सकता है, वहाँ चांस है कि आप इतनी अच्छी तैयारी कर जाओगे एक भी गलत ना हो। वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो, इसलिए उसमें मेहनत भी होनी चाहिए, और उसका रिवीजन 2 से 3 बार होना ही चाहिए। बाकी चीज़ों में आप रिवीजन करोगे तो उसका उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। दूसरा जो डेफिनेट पार्ट है जो होता ही है वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी 3 कारणों से इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के साथ है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के साथ है ज्योग्राफी का रिलेशन। एक तो हिस्ट्री के साथ भी ज्योग्राफी है, क्योंकि हिस्ट्री में ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हर जगह पर कोई प्लेस का नाम होता है इवेंट्स के साथ में और इंसिडेंट्स में जितने भी हैं। दूसरा जो ज्योग्राफी है वो इन्वायरमेंट के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, तो कई बार हम लोग उसको सेपरेट ही नहीं कर पाते कि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्योंकि ज्योग्राफिकल इवेंट को कई बार हम लोग इन्वायरमेंट का पोल्यूशन या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन या ऐसा कुछ दिखा करके उसके साथ जोड़ते हैं, तो हमको इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को अलग करना पड़े तो बहुत मुश्किल काम है। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है ज्योग्राफी के साथ में वो ये है कि ज्योग्राफी जब से फॉरेस्ट एग्ज़ाम हुई है, फॉरेस्ट की जो IFOS जिसको हम बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो मर्ज कर दी है यूपीएससी ने इंडियन सिविल सर्विसेज के साथ में। तो सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट की दोनों की जो प्री है वो एक ही होती है। आपको केवल ऊपर ऑप्शन देते हैं वो कि आप फॉरेस्ट के लिए बैठना चाहते हैं केवल सिविल सर्विसेज के लिए या दोनों के लिए, तो आपको उसमें वो गोले भरने पड़ते हैं, सर्कल आप भर देते हैं कि नहीं मैं दोनों के लिए करना चाहता हूँ या फिर ऊपर के लिए नीचे के लिए। इसका मतलब सेम एग्ज़ाम है, इसका मतलब फॉरेस्ट की एग्ज़ाम भी इसी से हो रही है। और अगर पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस और ये चीज़ें अगर ज़्यादा पूछी जाएंगी तो फिर उनके साथ जस्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट में तो अभी आप भेड़िया वाली प्रॉब्लम देख रहे हैं यूपी में, और इसको डील जो कर रहे हैं वो कोई जोलॉजिकल सर्वे वाले या जोलॉजी के जो एनिमल एक्सपर्ट हैं वो नहीं कर रहे, DFO कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वन मंडलाधिकारी। जिला वन मंडलाधिकारी कौन होता है? वो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से निकला है, वो उसको डील कर रहा है। अब उसकी स्पीशीज़ क्या है भेड़िया की, वोल्फ जो आया है वो क्या स्पीशीज़ है उसकी, तो वोल्फ कितने टाइप के होते हैं, वो खाता क्या है, तो ये जो एनिमल बिहेवियर है और ये है, ये तो जोलॉजी का पार्ट है, तो जो कोर साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। तो इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि आपको बायोलॉजी पता होगा। अब एक और चीज़ है, बायोलॉजी बिल्कुल भी कोर्स में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, जनरल साइंस नाम से है,
लेकिन बायोलॉजी के कभी कभी 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं एनिमल बेस्ड। एनिमल और प्लांट बेस्ड कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 क्वेश्चन। पिछले 2 सालों से देख रहे होंगे आप। मैं तो पढ़ाता भी हूँ अपने 1-1.5 महीना, क्योंकि मैं तो जूलॉजी में ही प्रोफेसर भी रहा, PhD भी है मेरा, तो मैं तो पढ़ाता ही हूँ वो, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। तमाम कोचिंग क्लास वाले जब जनरल साइंस के क्वेश्चन लिखते हैं तो 2 लिखते हैं कि जनरल साइंस से ओनली 2 क्वेश्चन आते हैं 100 में से। तो ये 15 क्वेश्चन कहाँ से थे? ये 15 क्वेश्चन कहाँ से आए? आप क्यों नहीं लिखते इसको? ये भी तो जनरल साइंस है। जनरल साइंस है मतलब बायोलॉजिकल साइंस है। तो वो जो फॉरेस्ट की एग्जाम मर्ज करने के कारण भी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बढ़ा है कि वो ज्योग्राफी को और ज़्यादा पूछता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, टोपोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और ज्योग्राफी में जब हम मेंस में जाते हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल जो लोग पढ़ते हैं, तो सेकंड पेपर जब वो देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। दरअसल अधिकांश जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और अगर वो अप्लाइड सब्जेक्ट जैसे हैं, तो उनमें जो सेकंड पेपर है उन्होंने करंट अफेयर्स बेस्ड बनाया हुआ है। अधिकांश सेकंड पेपर को उन लोगों ने करंट अफेयर्स से जोड़ दिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी सेकंड पेपर को उन्होंने एक तरह से करंट अफेयर्स टाइप बना दिया, जो लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी का जो सेकंड पेपर है ऑप्शनल का, वो भी एक तरह का जनरल स्टडी वाला ही पेपर है। और मेंस में ज्योग्राफी का स्पेसिफिक पार्ट है, इतनी जल्दी आप प्री के बाद मेंस में तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्योग्राफी का भी एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, नॉलेज ब्लॉक होगा, जो बहुत बड़ा ब्लॉक है। तो पॉलिटी के साथ आप ज्योग्राफी को भी रख सकते हैं। 20 क्वेश्चंस यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वो चूंकि इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो 15 ही मान के चलिए। 15 ज्योग्राफी, 15 पॉलिटी, और दोनों स्टैटिक वाली बात करेंगे। अब करंट अफेयर्स तो फिर इन्वायरमेंट में चला जाएगा करंट अफेयर्स फिर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। और हो सकता है ज्योग्राफी में भी रहे तो मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो कई बार आप उसको इंटरनेशनल रिलेशन में मान लो। इंटरनेशनल रिलेशन भी सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिए। अब मैं सिलेबस को बताऊं आपको तो केवल 50% सिलेबस ही फॉलो होता है ठीक से। 50% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही आएंगे, वो उसका पार्ट है, ये इम्प्लिसिट है, वो उसको समझिए थोड़ा सा। इसलिए यूपीएससी चौंकाता भी है कई बार, और वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। ये सा एमपीपीएससी में इतना नहीं होता, यहाँ 20% फ्लक्चुएशन है, वहाँ 50% फ्लक्चुएशन, इसलिए वो चौंकाता है। तो जो लोग हिम्मत कर रहे हैं, अच्छी बात है, सिविल सर्विसेज में आना चाहिए और सभी को आना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को आना चाहिए। कल तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस वाली बात बताई है, लेकिन वो अपना सेल्फ टेस्ट भी करें कि क्या वो इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो खेल होता है वो होता है हिस्ट्री में। कई बार एंशिएंट हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार मिडिवल के 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन तक चले जाते हैं, और कई बार पूरी हिस्ट्री मिला के केवल 5 रहते हैं, और कई बार पूरी हिस्ट्री मिला के 25 हो जाते हैं। तो ये जो चेंज आता है 5 से 25 वाला, तो आप मान के चलिए 10 क्वेश्चंस, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और हर साल मैं बताता हूँ एक जैन धर्म से होता है, एक बौद्ध धर्म से होता है। लगभग एक आध साल छोड़ दें तो बाकी सभी सालों में एक जैनिज्म से आया है, एक बुद्धिज़्म से आया है। तो 2 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के ये मैंने आपको बता दिया। गांधी के बिना पेपर होता नहीं, इसलिए 1 क्वेश्चन गांधी का होता है, 1 क्वेश्चन गांधी का हो ही जाता है। बाकी कंटेम्प्रेरी पार्ट भी होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस, पर्सनालिटीज़ का जिक्र आता है, तो इस वजह से उनको पूछा जाता है परीक्षा में। किसी को 200 साल हो रहे हैं, किसी को 400 हो रहे हैं, किसी को 1000 साल हो गए हैं, किसी मंदिर को 500 साल हो गए हैं, इसलिए उसका क्वेश्चन है। कई बार उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया, इस वजह से क्वेश्चन पूछा है, जैसा धोलावीरा वाला क्वेश्चन था 2-3 साल पहले। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस, तो हिस्ट्री बचा गया, वो तो करंट अफेयर्स हो गया, फिर वो तो डायनेमिक हो गया ना पार्ट, स्टैटिक तो बचा नहीं। लेकिन फिर भी हम मान के चलें कि 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री से है, तो जो हमने अभी आपको बताया 15 + 15 + 10, तो 40 क्वेश्चंस। तो 40 क्वेश्चंस इनकी जो है नॉलेज ब्लॉक आप बना सकते हैं यहाँ पर। अब उसमें एक जो डेफिनेट फील्ड है, दरअसल मैं अभी इन्वायरमेंट, IR,
साइंस टेक्नोलॉजी, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं 5 क्वेश्चन ऐसे लूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले 2 महीने में हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। वो है कल्चर, इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ये मेंस के सिलेबस में है, प्रीलिम्स के सिलेबस में अगेन नहीं है, लेकिन इसको आप बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बना सकते हैं क्योंकि ये आते ही हैं। ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आते ही हैं। वो करंट अफेयर्स बेस्ड भी होते हैं, कई बार वो स्टैटिक जैसे लगेंगे, लेकिन वो अभी इन दिनों में कुछ हुआ है इस वजह से पूछा गया। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, जो कि मेंस का सिलेबस है, 5 क्वेश्चंस हर साल होते हैं, हर साल फिक्स है। अब अगला जो पार्ट है वो डेफिनेट भी है बट अनस्टेबल भी है, और वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी जिन लोगों को अच्छा लगता है और जो इकोनॉमी को ज़्यादा समय देते हैं उन लोगों को फ़ायदा होता है, निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। लेकिन क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे? केवल 5 क्वेश्चन स्टैटिक वाले आते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, स्टैटिक के क्वेश्चन केवल 5 होते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 5 ये मिलाकर के 30 और हो सकते हैं जो करंट अफेयर से होंगे। 35 तक क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर चौंका फ्लक्चुएट होता है, जो मैंने हिस्ट्री बताया था, इसमें मिनिमम होगा 15 और ज़्यादा होगा 35। इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा होगा 35 और बाकी 15, और 15 में से 5 क्वेश्चन ही स्टैटिक वाले होंगे, जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, जो अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत है। और अर्थशास्त्र की उन किताबों में आते हैं जो माइक्रो मैक्रो के लिए जो बुक्स बनी हैं, स्पेशली माइक्रो के लिए, उसमें से। और मैक्रो में से भी वो जो पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, यहाँ से लॉरेंज कर्व पूछ लिया, लाफर कर्व पूछ लिया, फलाना कर्व पूछ लिया, माल्थस पूछ लिया, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे। अब बहुत कम क्वेश्चन है, और उसमें से भी उन 5 में भी करंट अफेयर्स चला जाएगा। खास करके वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस बार का इकोनॉमिक्स का नोबेल है। इकोनॉमिक्स का नोबेल की वजह से वो क्वेश्चन है, ना कि किसी सिद्धांत की वजह से। ठीक है, पुरस्कारों से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो ये जो ट्रेंड आप एग्जाम का देख रहे हो, तो ये 2 चौंकाने वाली चीज़ें हिला देती है आदमी को। किसी ने 4 महीने तक इकोनॉमिक्स पढ़ी, वहाँ केवल 15 क्वेश्चन आए, उसमें से 10 की हवा ही नहीं लगी, तो फिर आपने 4 महीने इकोनॉमिक्स पढ़ी, अब तो बाहर हो गए एक तरह से। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको केवल 5 मानना है, नॉलेज ब्लॉक्स में आपको केवल 5 ही मानना है। वो 50 जो रिस्की है उसमें जाएंगे वो 4 महीने की तैयारी। तो फ्रूटफुल कौन सी होगी अब आपको समझ में आ गई होगी, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की और हिस्ट्री की, ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। और अगर आप थोड़ा फ़ायदा लेना चाहते हैं वेटेज, तो पिछले 2 महीने में जो हमने होमवर्क दिया, कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो हर आदमी को पढ़ना ही है, डेली पढ़ना है, और एक मंथली मैगजीन भी साथ साथ पढ़ना है। इसके साथ मंथली मैगजीन भी पढ़ना है और डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो 2 घंटे तो आपको करंट अफेयर्स को डेली देना है, चाहे आप वीडियो सुनते हो, चाहे आप रीडिंग लगाते हो। लेकिन कोई द हिंदू के आर्टिकल पूरे पूरे पढ़ना चाहेगा, उसके बजाय जो मार्केट में अभी अच्छे मटेरियल आ रहे हैं और जिस्ट की तरह कोई 5 मिनट में 10 मिनट में उस आर्टिकल को बता रहा है, जिस्ट निकाल के बता रहा है आपको, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अब पूरे पूरे आर्टिकल, हाँ, लेकिन यदि आपका इंग्लिश मीडियम है और मीडियम यदि कमज़ोर है, आंसर राइटिंग में आपका कंटेंट राइटिंग जो है क्वालिटी नहीं आ पाती है, और इंटरव्यू में आपको बोलते समय में अच्छे वर्ड याद नहीं आते हैं, इम्प्रेसिव वर्ड याद नहीं आते हैं, तो फिर आपको रीडिंग भी करना चाहिए। तो फिर 3 घंटे करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिला के आपको रेंज तो वहाँ तक लेके आनी पड़ेगी। सिलेक्शन तो तभी होगा, या तो वो रेंज में आप पहले से आते हो तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सभी को कहता हूँ, मेरे यहाँ जो भी तैयारी करने के लिए पूछते हैं कितने दिन में हो जाएगा सिलेक्शन, मैं यही बोलता हूँ कि 6 महीने में भी हो सकता है और हो सकता है 6 साल में भी ना हो।
क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप 30 पे हैं तो 60 पे आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, या तो आप पहले से 60 पे हैं तो अभी हो जाएगा 6 महीने बाद, उसमें क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम आने दो बस। आप 21 साल के हो गए हों और 60 क्वेश्चन ठीक करते हों तो जब भी आप अभी एग्ज़ाम में बैठेंगे नियर फ्यूचर में, चाहे 6 महीने बाद बैठे हों, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और यदि आप 4 साल के बाद भी 40 पे नहीं पहुंच पाए या 45 ही लटके हुए हो, 50 ही टच नहीं हो पा रहा और 4 साल हो गए, तो फिर अभी लगेगा टाइम। फिर एज वगैरह देख लो, अपना अपना एज देख लो कि एज कहाँ है आपका, उस एज तक आप तैयारी कर पाओगे कि नहीं। तैयारी तो कर पाओगे लेकिन स्वास्थ्य आपका साथ देगा कि नहीं। आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको दूध अगर नहीं पीते हैं तो हो सकता है दूध आपको चालू करना पड़े, थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर आ जाते हो, लिखते समय दिक्कत आती हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो, सिटिंग लगाते हैं तो सिटिंग नहीं लगा पाते हो, रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो मेमोरी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा हल्का, थोड़ा बहुत डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी, पूरा फोकस भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगी। तो उसमें फिर आपको टाइम तो देना पड़ेगा उसको, तब जाकर के वो रिजल्ट। और अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बार बार 3-4 साल हो गए तब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा। मतलब हमारे एश्योरेंस से काम नहीं चलेगा, हमने बोल दिया, एश्योर कर दिया कि आपका हो जाएगा, उससे बात नहीं बनेगी। आपको सेल्फ इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उन कमियों को दूर करो। हमारे को तो आप प्रॉब्लम बता सकते हो कि सर ये वाली दिक्कत है। देखिए, फैमिली प्रॉब्लम का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे सामने कई लोग प्रॉब्लम्स लेके आए, लेकिन हम फैमिली प्रॉब्लम में कभी नहीं पड़े, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। वो काफ़ी इमोशनल होता है, बहुत ही इमोशनल होता है। और एक और चीज़ होती है कि हमने जहाँ कहीं पे भी थोड़ी बहुत करने की भी कोशिश की तो कैंडिडेट हमेशा अपनी फैमिली के फेवर में ही गया। बाद में जो वो बन गया तब भी, चाहे वो हमारे फार्मूले से बना हो तब भी, वो हमको छोड़ के फैमिली के पास चला गया वापस एकदम। फैमिली की ही केयर करता है, फैमिली अल्टीमेट होती है, माँ बाप अल्टीमेट होते हैं। शादी हो गई तो पत्नी भी प्राइमरी रिलेशन में है, वो आपकी प्राइमरी रिलेटिव हो गई है। बच्चे अगर हो गए तो भी, बहुत सारी कंडीशन में आपका जो प्राइमरी रिलेशन है वो कभी दूर नहीं जाता, सेकेंडरी रिलेशन भी नहीं जाता। हमारा तो क्वार्टरनरी भी नहीं है, हमारा रिलेशन तो देखा जाए तो उस सीरीज में कहीं आता ही नहीं है, 10-10 तक नहीं आता, प्राइमरी तो छोड़ ही दीजिए। तो आपने यदि हमको आदर्श माना है और आप हमारी बात कर रहे हैं तो आप अपनी सफलता तक हैं, हम तो यही मान के चलते हैं कि आप अपनी सफलता तक हैं। आप सफल हुए उसके बाद आप अपने रिलेशंस की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए हम न तो उसके खिलाफ भड़काते हैं, न ही उसके बारे में कोई सलाह देते हैं, क्योंकि उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है वो। अब ये आपकी डेस्टिनी है, आपका भाग्य है कि आपको वो सब रिलेशन मिले हैं, और जैसी भी अवस्था में मिले हैं, जैसी भी कंडीशन में मिले हैं, वो गॉड गिफ्टेड है, जो भी है। वो गिफ्ट है या नहीं ये खैर अलग चीज़ है, कि कई बार वो बून है या बैन है, जो भी है, ठीक है, वो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है तो उसको आपको अपना पर्सनली डील करना पड़ेगा। हाँ, हम कौन सी प्रॉब्लम डील कर सकते हैं कि मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो हम मेडिटेशन बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। हमारे क्लास में, या हम यहाँ क्लास लेते हैं चाहे हमारे वहाँ लेते हैं प्राइवेट क्लास में, हम हमेशा मोटिवेशन का एक पार्ट हमारे इसमें रहता है। 20-25 मिनट 30 मिनट हम लोग जो है क्लास में मोटिवेशन पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोलते हैं। तो अगर दबाव आ रहा है, डिप्रेशन में है और कुछ है, तो हम उसका पार्ट बताते हैं। मेडिकेशन तो फिर प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या हैं, वो उसका हिस्सा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हेल्दी बॉडी भी होना बहुत ज़रूरी, हेल्दी ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करने के लिए आप तैयार हों। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ कि ये बड़ा डेंजरस होता है रिलेशनशिप में होना। आप इंगेज रहते हैं रिलेशनशिप में, ह्यूमन होने के नाते यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो फिर आप कंपटीशन तो बड़ा ले रहे हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन ले रहे हैं।
कई लोग सफल लोगों से पूछते हैं कि आपका बच्चा बहुत सफल है, आप भी बहुत सफल हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो बात नहीं मानता। हमारा बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा मस्ती बहुत करता है, हमारा बच्चा उधम बहुत करता है। छोटे बच्चों के से लेके बड़े बड़े लोगों तक की बात मैं कर रहा हूँ। हमारा बच्चा कहने में नहीं है, हमारा बच्चा बदचलन हो गया, हमारा बच्चा की लाइन चेंज हो गई है। इस टाइप की कई शिकायतें माता पिताओं की रहती है, पेरेंट्स की। तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे ने ये सीखा आप ही से है। आप क्या करते थे अपनी ज़िंदगी में? जैसे मेरा जो बच्चा है, मुझे हमेशा मेरे बच्चे ने पढ़ते हुए देखा है, हमेशा मुझे पढ़ते हुए देखा है, पढ़ाई करते हुए देखा है। जब से उसने होश संभाला है, मैं 12-12, 13 घंटे, 15 घंटे तक किताब लेके बैठा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। मुझे हार्ड वर्क करते हुए देखा है उसको। मुझे उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उसे बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। मैंने बोला भी नहीं, उसको करना है तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ध्यान रखिए, बोल करके किसी को कुछ नहीं बनाया जा सकता। फिर अगर कोई बच्चा टाइम वेस्ट करते हुए अपने फादर को देख रहा है, और वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, दिन भर मूवी देख रहे हैं, हो अल्लाह हो रहा है, घर में शोरगुल है और उठपटांग मूवी देख रहे हैं, बच्चा वो सब करेगा, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे, खास करके जब हम जॉब करते थे तो जो हमारे यहाँ प्यून होते थे या जो क्लर्क होते थे, वो बहुत आते थे। वो आते थे कि सर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। सबको मालूम है सर गाइड करते हैं। मैं जितनी भी नौकरियों में गया हूँ, सब गाइडेंस तो मैं वहाँ पे भी देता रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग तो हमारी पैरेलल में चल ही रही थी। घर पे कोचिंग चलती थी, फैमिली वाले कोचिंग चलाते थे, मैं भी जब जाता था तब पढ़ाता था। तो जब भी हम जॉब में होते थे तो हमारे स्टाफ वाले जो लोग होते थे, सबऑर्डिनेट वगैरह, सब आके करियर गाइडेंस तो अपने बच्चों का करा ही लेते थे हमसे। पर साथ में ये शिकायत होती थी कि ये उस काम को करते नहीं हैं। और आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो टॉपर होते हैं। हमने देखा, हमने उनके माँ बाप को भी देखा है। जो बच्चा बहुत टॉप करता है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाला है, तो उसके माँ और पिता को देखेंगे तो वो गंभीर हैं, बहुत गंभीर किस्म के लोग हैं। वो इस तरह से टेलीविज़न पे उठपटांग चीज़ें नहीं देखते घर में, बच्चों के सामने भी नहीं देखते, बाद में भी नहीं देखते। उनको ऐसे मूवीज़ देखने का शौक नहीं है, थिएटर में जाने का शौक ही नहीं है उनको। और वो अपने काम के प्रति गंभीर है। बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं वो एक अलग चीज़ है। बच्चों को गाइड करते हैं, गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों को। बच्चों को गाइड करने की कतई ज़रूरत नहीं होती, बच्चे देख करके सीखते हैं। तो हम फिर बाद में उस ऐसी अवस्था में हमको यदि ये काम मिलेगा कि वो 21-22 साल का हो गया और अब हमारे पास कोचिंग आया है और उसके घर का माहौल ऐसा है, तो उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल टास्क है। हालांकि वो तो छोटे बच्चे की भी बात कर रहे होते थे कि 7th में नहीं पढ़ता, वो भी 10th में, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा, उसको अपनी एग्ज़ाम, बहुत 10th की 12th की एग्ज़ाम को बहुत महत्व दिया जाता है स्कूल में, लेकिन वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता उसको। क्योंकि आप भी अपने कई महत्वपूर्ण कामों को अच्छा नहीं मानते, उसके लिए पूरा 100% नहीं देते, तो वो भी नहीं देगा। अचानक से चमत्कार नहीं होगा कहीं पे भी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी देखने में आया कि पिता बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत ईमानदार है, लेकिन बेटा नहीं पढ़ रहा। तो दो तरह की चीज़ें हैं कि माता पिता के सपनों की कद्र भी होना चाहिए। माता पिता किस स्थिति में यहाँ तक आए, उनके संघर्ष की कहानी भी याद रहे। और जो समय मिला है वो बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का पार्ट है समय भी और शरीर भी। इसको हम फिर उसी काम में लगाएं कि हम उनके सपनों को और उनके आगे की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चलाएं, तब जाकर के वो चीज़ होगी। तो मैंने नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक से लेकर के, नॉलेज के परकोलेशन से लेकर के व्यक्तित्व निर्माण वाली बात जो हम कल कर रहे थे, वो थोड़ी ऊंची और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लेवल की चीज़ हो गई थी। लेकिन आज जो मैंने बात की है बिल्कुल ऐसे बेसिक, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सेशन लेट भी है,
क्योंकि चुनाव थे जून में, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक अभी तक एडमिशन चल रहे हैं अधिकांश जगहों पर। अभी भी बच्चे करियर डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या करें। तो ढेरों बच्चों को सेकंड ऑप्शन की चिंता रहती है। तो सेकंड ऑप्शन ऐसे बच्चे रखें जो मेरे इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, जो मैंने अभी बताया, उनको सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। तो क्या ऐसे बच्चे जब सेकंड ऑप्शन रखेंगे तो क्या वो आईएएस नहीं बन पाएंगे? बन पाएंगे। अगर उन्होंने ग्रेजुअली इंप्रूव कर लिया, जल्दी 60 पर पहुंच गए, 30 से 40 आए, 40 से 45 हुआ, 50 हुआ, और ये गए 55, और अब वो 60 से नीचे नहीं जाते, कंटिन्यूस 10-15 टेस्ट देते हैं, उसके बावजूद वो 60 से नीचे नहीं जाते। अब वो 60 से ऊपर आना उनका स्टाइल हो गया है, वो उनका पार्ट हो गया बस। तो फिर ऐसे लोगों को सेकंड ऑप्शन होते हुए भी वो आईएएस हो जाएंगे। अब जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के पास तो 6-6 ऑप्शन थे। ऐसे ही कई लोग जो हैं इतने योग्य हैं कि एक आदमी ने एमटेक भी कर लिया या फिर बीटेक किया, आईआईटीएन भी है, और एमबीए भी अच्छे यूनिवर्सिटी से कर लिया, और बीटेक भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लिया। तो एमबीए की वजह से उसको 10 कंपनी बुला रही है, बीटेक की वजह से उसको 10 कंपनी बुला रही है। उसको आईएएस करना है तो आईएएस भी कर जाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लायक है कि वो तो कर ही जाएगा। उसके पास इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद कर जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ऑप्शन की वजह से यदि आपको आईएएस की तैयारी करने में दिक्कत आ रही है उस ऑप्शन की वजह से, तो फिर वो आप आईएएस बनने में दिक्कत आएगी। क्योंकि एक आदमी 100% एफर्ट के साथ में वहाँ जा रहा है और आप अपने पार्शियल एफर्ट को लेके जा रहे हैं, तो 100% वाला, कंप्लीट वाला जो है वो सिलेक्ट होगा, पार्शियल वाला नहीं हो पाएगा। ये बात भी सच है। लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और आप बहुत सारे सेक्टर के लिए लायक हैं, और बहुत लोग आपको चाहते हैं, और अब आप 6 महीना साल भर बैठना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है। आपका क्यों नहीं होगा? आप तो इतने ज़्यादा लायक हैं तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने इतनी योग्यता अर्जित की है, तो ऐसे ही थोड़ी कर लिया, मेहनत किया। कई लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, 12th क्लास में अगर उनको आईएएस की परीक्षा में बिठा दिया जाए तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास हैं 2-3 कैंडिडेट ऐसे, जो अभी कोई 10th में, 9th में, 12th में, वो 60 से ज़्यादा क्वेश्चन टिक करते हैं। अभी 21 के नहीं है, वो 17-18 के, अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उनको नीट में बिठाओ, नीट में निकल जाएंगे, जेई में बिठाओ, उसमें निकल जाएंगे, इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, आईआईटी में चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर एम्स में चले जाएंगे। ऐसे बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं हम। और जिस दिन वो 21 साल के होंगे और आईएएस का तय करेंगे तो आईएएस भी हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर ऐसी नहीं है तो आप अपने अदर पार्ट को, उसमें भी तो कंपटीशन है। जैसे आप कॉलेज के प्रोफेसर को लेके साथ चलते हैं तो कॉलेज का प्रोफेसर हर कोई थोड़ी बन जाता है, वहाँ अपना एक कंपटीशन है, उसकी तैयारी करने वाले लोग अलग से भिड़े हुए हैं। ये बात सच है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला वहाँ आसानी से जगह बना लेता है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस थोड़े से ठीक होते हैं। लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करते हैं या किसी सब्जेक्ट को उस लेवल पे, पीजी के लेवल पे पढ़ते हैं, तो क्वालिटी तो वहाँ पे भी चाहिए, क्वालिटी वहाँ लगेगी। और ऑलरेडी पीजी हैं तो आप 23 साल के तो हो ही गए, लगभग 22-23 साल के, और फिर 6 महीना नेट की और नेट की तैयारी करेंगे तो फिर 6 महीने वहाँ हो जाएंगे, 23.5 साल के हो जाएंगे। तब कभी कॉलेज के प्रोफेसर की कंपटीशन होगी, तब उसमें अपीयर होंगे, तो उसकी भी आपको 2-3 महीना तैयारी तो करनी पड़ेगी, तभी तो जाके होगा। अब ऐसे में आप पार्शियल तैयारी करके यूपीएससी में कैसे पछाड़ देंगे? क्योंकि यहाँ तो फुल टाइम वाले हैं, और वो भी पूरे डेडिकेटेड लोग हैं, फुल्ली डेडिकेटेड लोग हैं। तो मेरी बात को यदि आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो सेकंड ऑप्शन बुरी चीज़ नहीं है। सेकंड क्या, 10-10 ऑप्शन भी बुरी चीज़ नहीं है अगर आप लायक हैं तो। और कभी कभी सेकंड ऑप्शन जो है आपको बाहर भी कर सकता है, जबकि आप आईएएस बनने लायक थे। कब? जब आप 60 क्वेश्चन तक पहुंच रहे थे, हैंड राइटिंग ठीक ठाक थी, कंटेंट अच्छे से लिख सकते थे, कॉपी अच्छे से भर लेते हैं, क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, क्वालिटी अच्छी है, बोलने में परफेक्ट है, इंटरव्यू में आप हिचकिचाते नहीं हैं, थॉट प्रोसेस इतना अच्छा है कि प्रीलिम्स के 60 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं टेस्ट वगैरह में,
तो फिर वाकई में अगर आप सेकंड ऑप्शन रखते हैं तो फिर वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि उधर आप अपने आप को फंसा के अपने मेन टारगेट को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में कोई दूसरा बाजी मार जाएगा आपकी जगह, कंपटीशन है ये। तो फिर आपको सिंसियर इधर ही होना चाहिए। तो फिर क्या 40 वाले को 50 वाले को सिंसियर नहीं होना चाहिए सिविल सर्विस? मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज में जाना है तो पात्रता का विकास कीजिए। कल मैंने बोला था पात्रता का विकास कीजिए, योग्यता का विकास कीजिए। योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो यहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता प्रबंधन, यहाँ गुणवत्ता का प्रबंधन करना पड़ेगा आपको और अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को जोड़ करके चलना पड़ता है, एक एक चीज़ों को जोड़ करके पढ़ना पड़ता है। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे मिडिवल शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सैटरडे संडे तो मैं चूँकि हरिद्वार रहूँगा, तो DSVV में मेरा लेक्चर है, तो वहाँ 4 दिन का, तो उसमें मैं जाऊँगा, तो उस समय क्लास नहीं होगी, लेकिन उसके बाद वाली क्लास से है ना। तो अभी हम 14 और 15 16 वाला क्लास यहाँ नहीं होगा, 14 15 वाला नहीं होगा। फिर हम जो नेक्स्ट टाइम जो वो होगा तब भी 21 22 23 में जब कभी आएंगे तब यहाँ 21 22 वाला क्लास होगा, उसमें हम लोग फिर ये करेंगे। तो ये फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार होंगे नॉलेज के, डायनेस्टीज़ वाले, क्योंकि अभी तक हमने कल्चर वाला पार्ट किया है, तो हमने लिटरेचर कर लिया है, टेम्पल आर्किटेक्चर कर लिए हैं, हमने डांस फॉर्म्स कर लिए हैं, म्यूज़िक कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर ली है। तो अब वो चीज़ें रिपीट होगी, मिडिवल में बहुत कुछ डेवलप हुआ है, तो वो चीज़ें छूट जाएंगी, बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे। किस चीज़ के बनेंगे? वो नॉलेज वाले ब्लॉक्स, वो बनेंगे डायनेस्टीज़ के, अलग अलग डायनेस्टी के, किसका वॉर किसके साथ हुआ, कौन किसका बेटा था, क्या था, ये सब बनेंगे। अब आप कहेंगे ये ज़रूरी है क्या? कई लोग इसको स्किप करना चाहते हैं क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी 10 आ जाते हैं। आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर को भी समझने के लिए यहाँ तो आना ही पड़ेगा। कई बार फॉरेन ट्रेवलर अकाउंट्स जो होते हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ न कुछ होगा, तो आपको ये चीज़ें करना पड़ेंगी। पहले कुछ ऐसी बुक्स आती थी, जैसे स्पेक्ट्रम की बुक आती थी बहुत मोटी, यूनिक की गाइड आती थी बहुत मोटी वाली, उनमें वो लोग क्या करते थे कि शुरू से आखिरी तक का पूरा मुगल काल तक और ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री तक 1857 की क्रांति तक पूरा ऐसे सिलसिलेवार ऐसा पैराग्राफ राइटिंग में पूरा दे देते थे, बुक के फॉर्म में दे देते थे। तो उसको लोग छोटा छोटा हिस्सा करा लेते थे, मेडिवल हिस्ट्री का एक छोटी कॉपी बना लेते थे, अलग बाइंडिंग करा लेते थे फिर उसको, और उसको अंडरलाइन करके पढ़ लेते थे। लगभग वो चीज़ें हो जाती थी। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने उस टाइप की रीडिंग करने वालों को थोड़ा सा ल्यूसेंट में जो 1 लाइनर दिए रहते हैं उस टाइप की चीज़ है, या ऐसी कोई किताब उठा लाए और अंडरलाइन करके कर दिया, उस टाइप की चीज़ों को उन्होंने थोड़ा नज़रअंदाज किया है। वो कोई एक यूनिक टाइप की चीज़ उठा के लाते हैं, कोई ऐसी किताब पूछते हैं। अब जैसे पिछली बार ही राजशेखर की तमाम किताबों में से वो किताब नहीं है जो उसने पूछी, परीक्षा में जो पूछा है वो बुक का नाम नहीं है। किसी भी नोट्स में चले जाओ, बुक का नाम उस तरह से नहीं दिया हुआ। कई बार आप विकिपीडिया पे जाओगे, वहाँ मिलेगा ही नहीं। विकिपीडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बहुत ही यूनिक बुक है, उसको आप सर्च करो तो वो कुछ देता ही नहीं है, कुछ भी नहीं देता, 0 रिजल्ट्स, और वो परीक्षा में पूछी हुई है। अब विकिपीडिया 0 रिजल्ट्स दे रहा है, यानी विकिपीडिया क्या, गूगल 0 रिजल्ट दे रहा है। विकिपीडिया तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन गूगल तो कहीं ना कहीं तो जिक्र आया होगा इंटरनेट पे, कहीं नहीं, पूरे इंटरनेट के ब्रह्मांड में कहीं नहीं है वो, उस यूनिवर्स में है ही नहीं वो। अब वो आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है, जो 8-10 प्रश्न आप छोड़ोगे 100 में से माइनस मार्किंग की वजह से, उनको आप छोड़ सकते हो क्योंकि हवा ही नहीं लग रही है कहीं। लेकिन आपको लग रहा नहीं ये नाम वैसा ही है, जैसे ललित विस्तार है तो वैसा ही कुछ नाम और है, उसमें भी विस्तार लिखा हो, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इस टाइप की बुक वो लोग लिखते हैं। ये बुक बहुत बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर ये बुक इसकी हो सकती है, या एरिया की हो सकती है। जैसे संस्कृत में नाम होता है मुक्त माल्यदम, या इस टाइप का कोई नाम होता है कि ये, तो ये साउथ का होगा, ये वहाँ की स्टोरी लग रही है। कुछ तमिल नाम लग रहे हैं तो आप समझ सकते हो संगम काल से होगा। तो
आपको यदि कुछ आइडिया लग रहा है तो आप अटेम्प्ट कीजिए, आप वहाँ पर जाइए। अदरवाइज वो उन 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस में मान लीजिए जो आप छोड़ने वाले हैं। कोशिश करिए 85 से 90 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि कई लोग बिल्कुल ही 80 या 75 या 65 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, वो कुछ नहीं होता उससे, वो तो फिर आप गए काम से। आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा मार्जिन, क्योंकि ठीक है एरर होती है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही डर के मारे इतने से ही करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अटेम्प्ट तो करना पड़ेंगे आपको, तो 90 तक तो करिए, कोशिश करिए 90 अटेम्प्ट करें, है ना। 85 भी करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन फिर वहाँ से फिर डेंजर जोन शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कई बार वो गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, वो इतनी गलतियाँ हो जाती हैं कि आपके पास इतने क्वेश्चन ही नहीं बचे। 65 करेंगे 15-20 तो गलत ही हो जाएंगे, तो फिर तो आपके टोटल क्वेश्चन ही बहुत कम हो गए, तो फिर बात नहीं बनेगी। 85 करेंगे, 90 करेंगे, 20 भी गलत होने के बाद भी संभावना बनी रहती है, 30 गलत होने के बाद भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि आप कहीं न कहीं तो अटक रहे हैं ना सिलेक्शन लेवल में, तो नहीं तो इतना कम भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो है आज कुछ बेसिक मैंने बताई है, क्योंकि मैं तो अभी कोर्स को तो आगे बढ़ा दूंगा, मेरे दिमाग में है, बोलना ही है मुझे, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा सिलेबस ही याद है, तो हमको पता है कि क्या पढ़ाना है कब। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं वो बहुत सोच समझ करके तैयारी को शुरू करें, बहुत अच्छे से शुरू करें। डिवोशन कितना रखना है, डेडिकेशन कितना रखना है, बिना उसके सफलता आएगी नहीं। तो आज का लेक्चर वो लोग 1 बार 2 बार सुने, उसके बाद फिर अपना डिसाइड करें, ताकि आप किसी को ब्लेम ना कर सकें, किसी को, घर वालों को या किसी को, आपके शिक्षक को या कहीं पे भी आप वो ना कर सकें, क्योंकि आप अपनी क्षमता को पहचानें, उसके साथ न्याय कर सकें, तो फिर आप न केवल सेलेक्ट होंगे बल्कि किसी के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकेंगे। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप अंतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की